हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज मैं फाइनली आप लोगों को रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का सेकंड लेक्चर लेके आ गया हूँ। सेकंड लेक्चर आज स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, फिर रेफ्रिजरेशन के हमने एप्लीकेशन देखे थे यानी अनुप्रयोग देखा था। उसके बाद से हमने देखा था कि रेफ्रिजरेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और रेफ्रिजरेशन की यूनिट हमने देख ली थी। यानी हमने 4 से 5 टॉपिक हमने कवर कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। इससे पहले हमें देखेंगे कि एयर कंडीशनिंग क्या होता है। एयर कंडीशनिंग के बाद हम देखेंगे एयर कंडीशनिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फिर हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद से हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। फिर हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। तो इन सभी को देखने के बाद से हमारा एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा जिसको हम कवर कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए। एक्चुअली में मेरे क्लासेस का नाम है MK स्टडी क्लासेस, जो कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे वीडियो में अपलोड करता हूँ। इसको मैं यहाँ इसलिए लिख के रखता हूँ क्योंकि ब्लिंकिंग होती है और ब्लर आता है। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना, दैट इज फर्स्ट टॉपिक, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम को देखने से पहले हमें एयर कंडीशनिंग को समझना पड़ेगा। तो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एयर कंडीशनिंग देखिए क्या है कि प्रोसेस है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस अथवा एक ऐसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत हम किसी बंद कक्ष अथवा चैम्बर अथवा किसी रूम के अंदर कुछ ऊष्मागतिकी गुणधर्म, जैसे कि आपका तापमान हो सकता है, टेम्परेचर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद से आप बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी या आर्द्रता हो सकता है, और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी और एयर प्योरिटी। इनको क्या करता है, नियंत्रित करके यानी कंट्रोल करके एक आरामदायक स्थिति प्रदान करता है। वो प्रक्रम हमारा क्या कहलाता है, एयर कंडीशनिंग कहलाता है। आई होप इस डिफिनीशन आपको समझ आ गया होगा। अगर डिफिनीशन समझ नहीं आया होगा तो अब आपको समझ हो जाएगा। फिगर के माध्यम से देखते हैं। सपोज कीजिए ये क्लोज रूम है अथवा चैम्बर है जिसके अंदर हमें क्या करना है, एयर कंडीशनिंग प्रोसेस को यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे हमने एक यूनिट लगाया, दैट इज AC। आप लोगों ने सिस्टम तो देखा ही होगा, जनरली हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे तो देखे होंगे, या बहुत नॉर्मल घरों में भी यूज होता है, या किसी ऑफिस वगैरह में यूज होता है इस तरह का प्रोसेस। तो हमें यहाँ डिफाइन करना हो एयर कंडीशनिंग किसे कहते हैं, तो डेफिनेटली अगर एक एयर कंडीशनर हमारी अगर यहाँ पे लगी हुई है, इसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेस होता होगा। और ये प्रोसेस किस लिए होता है, इसके अंदर कुछ हमारे पैरामीटर्स होते हैं, ऊष्मागतिकी पैरामीटर्स होते हैं, जिनको क्या होता है, कंट्रोल करना होता है। तो डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा प्रक्रम अथवा प्रोसेस जिसके अंतर्गत किसी बंद कक्ष, रूम अथवा चैम्बर के अंदर होने वाली ऊष्मागतिक गुणधर्म, जैसे कि तापमान यानी जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी और एयर प्योरिटी आदि को नियंत्रित करके यानी कंट्रोल स्थिति में रख के क्या करता है, आरामदायक एक निकाय प्रदान करता है, आरामदायक स्थिति प्रदान करता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एयर कंडीशनिंग कहलाता है। आई होप वो डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एयर कंडीशनिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एलिमेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम वह सिस्टम है जिसके द्वारा एयर कंडीशनिंग की प्रोसेस होती है, या जिसके अंदर एयर कंडीशनिंग की प्रोसेस होती है। तो हम ये देखेंगे अगर वो सिस्टम हमें बनाना है या हमारे पास अगर वो सिस्टम है तो सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो पहला एलिमेंट्स आपका होता है पहला एलिमेंट होता है फैन, जिसको हिंदी में पंखा बोलते हैं। दूसरा एलिमेंट होता है फिल्टर जिसको हम
फिल्टर ही लिख देते हैं, हिंदी में छानक बोलते हैं। तीसरा एलिमेंट होता है रेफ्रिजरेशन प्लांट, रेफ्रिजरेशन प्लांट, रेफ्रिजरेशन प्लांट। अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट होता है रेफ्रिजरेंट, फोर्थ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद से हमारा फिफ्थ एलिमेंट आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इन सभी के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए भी क्या होते हैं, उपकरण लगे हुए होते हैं। क्या लिखेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन इक्विपमेंट्स। इसके बाद से आपका हो जाएगा सिक्स्थ, दैट इज कंट्रोलिंग यूनिट। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जितने भी टर्म्स नोट किए हैं ये सारे टर्म्स हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यानी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के क्या हमारे ये एलिमेंट्स हैं, जिनमें से थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। आप लोगों को पता होगा अगर पंखा या फैन लगा हुआ है तो फैन क्या करता है, एयर को सक करता है या सक्शन क्रिएट करने का काम आता है। अगर हम फिल्टर की बात करें तो फिल्टर क्या करता है, एयर की प्योरिटी, यानी हम कह सकते हैं एयर प्योरीफायर की तरह काम करता है। एयर के अंदर जो अशुद्धियाँ होती है उसको क्षणित करता है। ये सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं नॉर्मली। अगर रेफ्रिजरेशन प्लांट की बात करें तो जहाँ पे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कराया जाता है, कभी कभी क्या होता है, अगर सिनेमा हॉल के अंदर अगर हमें रेफ्रिजरेशन एक बहुत सारा प्लांट होता है, उससे हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेशन प्लांट यूज करते हैं। इसके बाद से रेफ्रिजरेंट हम बोल सकते हैं वो पदार्थ है जिसके द्वारा कूलेंट या हम कह सकते हैं प्रशीतन प्रभाव देखने को मिलता है या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद से फिफ्थ यूनिट होता है हमारा ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन इक्विपमेंट्स। और लास्ट हमारा होता है कंट्रोलिंग यूनिट। जाहिर सी बात है अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा है तो कंट्रोलिंग यूनिट होना चाहिए। मैंने जब रेफ्रिजरेशन सिस्टम को आपको डिफ़ाइन किया था तो मैं ये बताना भूल गया था कि वे कौन कौन से पैरामीटर है जिसको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये हमारा एक चैम्बर है, अगर हमारा यहाँ पे एक एयर कंडीशनिंग अर्थात एसी लगा हुआ है, तो इस चैम्बर अथवा रूम अथवा कक्ष के अंदर हमारे 4 पैरामीटर्स होते हैं जिनको नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है। अगर हमें एक कंफर्टेबल सिस्टम प्रोवाइड करना है तो वे 4 पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला होता है टेम्परेचर, इसको शॉर्ट में टेम्परेचर लिख रहा हूँ। दूसरा होता है ह्यूमिडिटी। अगर हम तीसरे यूनिट की बात करें तो तीसरा यूनिट हमारा होता है मॉलिक्यूलर मोशन। और लास्ट यूनिट होता है प्योरिटी ऑफ एयर। इन 4 पैरामीटर्स को, यानी हम बोल सकते हैं उस मतलब कि इन 4 गुणधर्म को क्या करना पड़ता है, हमें एक नियंत्रण कंट्रोल में रखना होता है। तो इनको कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पास कंट्रोल यूनिट का होना आवश्यक है। वो कंट्रोल यूनिट हमारा क्या होता है, इसके साथ में लगा होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज अगर पेन पेपर लेकर पढ़ रहे हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी हमने जो 4 पैरामीटर्स देखे उनमें से कुछ पैरामीटर्स, जैसे कि अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी की बात करें, तो एटॉमिक एनर्जी ने क्या किया है, इनकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू अर्थात हम कह सकते हैं एक डिफ़ॉल्ट रेंज निर्धारित किया है। अगर कोई भी एसी हम मार्केट से लाते हैं या कहीं पे स्प्लिट एसी या लगाए हुए हैं रूम में, तो उसका टेम्परेचर आपको जनरली 24 डिग्री सेंटीग्रेड शो करेगा। और ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी जनरली हम 60% रखते हैं। बट ये दोनों पैरामीटर्स एक हम स्टैंडर्ड मानक है, यानी हम कह सकते हैं एक डिफ़ॉल्ट है। हाँ, ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर या इन्वायरमेंट कंडीशन के ऊपर।
तो ये वेरिएबल हो सकता है। आई होप समझ आ गया होगा। इसके बाद से आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम समझेंगे और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम आपको इसका डिफिनीशन देते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ आपको इसको डिफाइन करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? किसी कक्ष अथवा किसी बंद चैम्बर के अंदर से निकाली गई ऊष्मा की मात्रा जो होती है, यानी जितनी ऊष्मा की मात्रा उससे रिमूव होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर आप लोग के यहाँ रेफ्रिजरेटर अथवा फ्रिज अगर होगा तो आपको पता होगा उस फ्रिज के अंदर कुछ अलग अलग खाने बने होते हैं और हर खाने का टेम्परेचर रेंज जो होता है अलग अलग होता है। ऊपर वाला जो होता है सबसे हायर जोन होता है, नीचे वाला सबसे लोअर जोन होता है। अगर हम मानते हैं कि इसके अंदर कुछ रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे मान लीजिए एप्पल ही रखा है, एप्पल के अलावा और भी कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो अगर ये रेफ्रिजरेटर है तो डेफिनेटली इस एप्पल के अंदर जब बाहर होगा तो उसके अंदर कुछ हीट होगा। जब एप्पल को अंदर रखते हैं तो उसके अंदर की हीट क्या करती है, जो रेफ्रिजरेंट होता है अपने पास क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है ट्यूब के माध्यम से। तो हम बोल सकते हैं इस चैम्बर के अंदर से कुछ ऊष्मा की मात्रा क्या कर रही है? निकाली जा रही है। वही ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाती है। अतः हम तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की डिफिनीशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने आपको इस रेफ्रिजरेटर के माध्यम से समझा दिया और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसके माध्यम से हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम बोल सकते हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर के लिए उसके चैम्बर अथवा उस चैम्बर में रखी वस्तु के अंदर से निष्कासित की गई ऊष्मा की मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है? हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाती है। हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द चैम्बर और ऑब्जेक्ट आर नोन एज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। आई होप आपको ये डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक रिलेशन देख लेते हैं। दैट इज, आप लोग ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनटू वर्क डन ऑन सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक फार्मूला क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनटू वर्क डन ऑन सिस्टम। एक्चुअली में ये डिफिनीशन जैसे हमने पढ़ा, डिफिनीशन के बाद ये फार्मूला लिखा है, जब हम आगे पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उससे हम इजीली इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम इसको हिंदी में बात करें, इसको ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में COP लिख देते हैं और हिंदी में बोल सकते हैं निष्पादन गुणांक। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या निष्पादन गुणांक को डिफाइन करेंगे। जिस प्रकार हम किसी भी इंजन के लिए उसकी क्षमता को व्यक्त करने के लिए हम एक दक्षता नामक टर्म यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम इस मशीन नथिंग बट
रेफ्रिजरेटर को की क्षमता को व्यक्त करने के लिए हम या उसकी क्षमता को इवोल्यूशन के लिए, मूल्यांकन के लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को डिफाइन करना हो तो मुझे एक फार्मूला याद रखना होगा। वो फार्मूला होता है दैट इज COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए फार्मूला नोट डाउन किया है ये हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों के लिए हो सकता है। हमने यहाँ पे पार्टिकुलर नाम नहीं दिया है कि डिजायर्ड इफेक्ट का नेचर कैसा है, हमें कूलिंग सिस्टम चाहिए या हीटिंग सिस्टम चाहिए। तो उसके बेस पे अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं डिज़ायर इफेक्ट और वर्क डन ऑन सिस्टम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। अगर हमें हिंदी में से डिफाइन करना हो तो हिंदी में डिफाइन करने के लिए डिज़ायर इफेक्ट को बोलते हैं वांछित प्रभाव और वर्क डन ऑन सिस्टम पे बोलते हैं सिस्टम पर किया गया कार्य, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं, निष्पादन गुणांक। अतः हमें अगर इसको हिंदी में डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं वांछित प्रभाव तथा सिस्टम पर किए गए कार्य के अनुपात को निष्पादन गुणांक कहते हैं। आई होप अगर हम निष्पादन गुणांक को फॉर्मुलाइज करें तो हमारा COP हो जाएगा, दैट इज COP इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई W। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस Q हीट को स्पेसिफाई नहीं किया है ये Q1 है या Q2, सो ये हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों पे अप्लाई हो सकता है। तो आई थिंक आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का डिफिनीशन इजीली समझ गए होंगे और इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्यों पढ़ते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। तो मैं इसी के आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। जिसको हम ईटा से। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो नीचे का टर्म्स या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। अतः हम बोल सकते हैं दक्षता गुणांक या निष्पादन गुणांक और दक्षता के मध्य हम क्या करेंगे, एक अंतर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 फिगर को ड्रा कर रहे हैं, उन तीनों फिगर को मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा क्या है, कैसे रिलेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और हीट इंजन, इन तीनों का मैं एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ। उस ब्लॉक डायग्राम को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो के साथ बने हैं तो बने रहिएगा, क्योंकि इतना मैं आपके साथ वादा करता हूँ ये डिफिनीशन आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और आपको रियलिटी क्या है, एक्चुअली क्या है ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 3 ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं। इन तीनों ब्लॉक डायग्राम का अलग अलग नाम देता हूँ। कंसीडर करता हूँ पहला जो ब्लॉक डायग्राम है वो रेफ्रिजरेटर के लिए है, दूसरा जो ब्लॉक डायग्राम है वो हीट पंप के लिए है और तीसरा जो है वो हीट इंजन के लिए है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 3 ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं। आपको पता होगा ये जो तीनों डिवाइस हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया या हीट पंप हो गया या हीट इंजन हो गया, ये तीनों डिवाइस क्या होते हैं, 2 सोर्सेज पे काम करते हैं, एक हीट सिंक और एक हीट सोर्स पे। तो सबसे पहले इसको हम नाम दे देते हैं हीट सोर्स
हीट सोर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सेम जैसे हीट सोर्स हमने यहाँ लिखा है, ये सभी के लिए हीट सोर्स होगा, और यहाँ नाम देते हैं हीट सिंक। हीट सिंक तो मैं इनके लिए लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। अगर मैं बात करूँ रेफ्रिजरेटर के लिए हीट सोर्स क्या होगा और हीट सिंक क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेटर के लिए जो हीट सोर्स होता है वो होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, इसका टेम्परेचर कंसीडर करते हैं T1 है। और हीट सिंक जो होता है ये वह चैम्बर होता है, चैम्बर बोल सकते हैं, हीट सिंक वह चैम्बर होता है जहाँ से हमें क्या करना है, उष्मा की मात्रा को एक्सट्रैक्ट करना है या निकालना है, या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हमें प्राप्त करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लाइक सेम अगर हम हीट पंप की बात करें तो सेम आपका ये एटमॉस्फेयर ही रहेगा, एटमॉस्फेयर। अगर हम इसकी बात करें तो हमारा हीट सिंक सेम चैम्बर ही रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं, हाँ ये चैम्बर हो जाएगा, दैट इज चैम्बर। चैम्बर और लास्ट आपका सेम, दैट इज हीट सोर्स। हीट सोर्स, हीट सोर्स आपका क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं सिलेंडर हो जाएगा। और इसके बाद से हमारा आ जाएगा दैट इज एटमॉस्फेयर ही हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने 3 ब्लॉक डायग्राम बनाया अलग से, एक रेफ्रिजरेटर के लिए, एक हीट पंप के लिए, एक हीट इंजन के लिए। इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लो टेम्परेचर से हीट को क्या करता है, हाई टेम्परेचर की ओर भेजता है। अब जाहिर सी बात है, अगर लो टेम्परेचर से हीट को अगर हमें हाई टेम्परेचर की ओर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, हमारा कंप्रेसर होता है। हम क्या करते हैं, सिस्टम को वर्क देते हैं। क्या देते हैं, सिस्टम को वर्क देते हैं। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर को हमने जैसे स्विच दबाया तो हमारा कंप्रेसर क्या होता है, ऑन हो जाता है, और हम बोल सकते हैं सिस्टम को हम वर्क दे रहे हैं। लाइक सेम अगर हमें हीट पंप को यूटिलाइज करना है तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम को वर्क देना पड़ता है, दैट इज W। इनका मैं टेम्परेचर रेंज सेम मार रहा हूँ। अगर ये T1 है तो इसका टेम्परेचर T2, लाइक सेम T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर। अब हमें क्या करना है, ये सिस्टम पे वर्क कर रहा है कंप्रेसर। हम बोल सकते हैं हमने जैसे क्या किया, रेफ्रिजरेटर लाया, रेफ्रिजरेटर की जो भी हमारी बोर्ड है, स्विच है, उसको हमने क्या किया, प्लग को डाला। अब प्लग को डाला, जैसे स्विच ऑन किया, हम बोलेंगे क्या किया, हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, कंप्रेसर मैकेनिकल एनर्जी यूज किया, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे हमने कुछ कार्य किया। इसके बाद ये क्या कर रहा है, हम बोल सकते हैं इस T2 वाले चैम्बर से, दैट चैम्बर से हीट को निकाल रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ Q2 हीट, और एटमॉस्फेयर में डाल रहा है। तो W + Q2 ऊपर जाएगा, नथिंग बट इसको हम Q1 का नाम देते हैं। ये हो गया हमारा किसके लिए, ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर के लिए। लाइक सेम हीट पंप में क्या करना होता है, हमें चैम्बर के अंदर हीट को मेंटेन करना होता है। तो कहाँ से मेंटेन आएगा हीट, एटमॉस्फेयर से लेना पड़ेगा। लाइक सेम अगर हम यहाँ की बात करें, अगर चैम्बर है और एटमॉस्फेयर है तो हम क्या करेंगे, इसके हीट, अंदर की हीट को हमें मेंटेन रखना है। तो लाइक सेम यहाँ हम बोल सकते हैं ये Q1 यहाँ आएगा, W वर्क होगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, Q2 ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो हीट इंजन है, दैट इज़ Q1, दैट इज़ Q2। और हीट इंजन क्या देता है, हमें वर्क देता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों मशीन है और ये क्या है, एक इंजन है। इंजन हमें क्या करता है, हमेशा आउटपुट देता है। मशीन को हमें क्या करनी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, क्लियर है, उस पर कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन इंजन क्या करता है, हमें एनर्जी को देता है, पावर डेवलप करता है, वर्क हमें प्रोवाइड करता है। मशीन और इंजन में एक खास डिफरेंस से ध्यान रखिएगा, मशीन क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और इंजन एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, अतः हम बोल सकते हैं निष्पादन गुणांक और दक्षता के मध्य अंतर। तो इनके मध्य अंतर के लिए ध्यान रखिएगा, किसी भी, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो चाहे वो COP हो, अगर मैं इन्हें रिलेट करूं तो बोल सकता हूं जो दक्षता होती है, सॉरी, जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है, दक्षता के
व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? दक्षता के व्युत्क्रम होता है। तो हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी। अतः हम बोल सकते हैं दक्षता के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक शर्त है या कंडीशन है, फॉर सेम टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स एंड सिंक। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसके लिए क्या है? कंडीशन है। अगर आपका सेम टेम्परेचर नहीं है हीट सोर्स और सिंक का, तब तक ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम देखेंगे ये रिलेशन कैसे मिलेगा, आगे पढ़ लेंगे। उसके पहले हम देखेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गया होगा। अगर हम बात करें कि रेफ्रिजरेटर की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके लिए है? दैट इज रेफ्रिजरेटर के लिए। अब बताइए हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है? यहाँ पे हमारी इच्छा क्या है? हम रेफ्रिजरेटर को घर पे क्यों लाए हैं? रेफ्रिजरेटर को घर पे इसलिए लाए हैं कि क्या हो? चैम्बर के अंदर रखी वस्तु ठंडी हो। तो हमारा क्या है? डिज़ायर्ड इफेक्ट कहाँ मिल रहा है? डिज़ायर्ड इफेक्ट इज नथिंग बट Q2। क्या है? Q2 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? डिज़ायर्ड इफेक्ट हो जाएगा Q2, और सिस्टम पे कितना वर्क कर रहे हैं? तो W। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को एक क्लियर समझ आ गया होगा। अगर हम बात करें हीट पंप, क्या बात करें? हीट पंप की, तो COP ऑफ हीट पंप दैट इज HP इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि डिज़ायर इफेक्ट क्या है, तो हम बोल सकते हैं हमें इस चेम्बर के अंदर कुछ हीट को क्या करनी है? भेजनी है। क्या करनी है? भेजनी है। अब उस चेम्बर के अंदर हीट को भेजनी है, तो हीट कहाँ से आएगा? तो आप बोलोगे सर वो हीट एटमॉस्फेयर से आएगा। अगर वो हीट एटमॉस्फेयर से आता है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? Q1 क्या होगा? हमारा डिज़ायर इफेक्ट होगा, यानी बोल सकते हैं वह ऊष्मा की मात्रा होगी जिसको चैम्बर के अंदर हमें भेजना है। तो दैट इज Q1 अपान W। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा हीट सोर्स है, हीट सिंक है, और ये हमारा हीट इंजन है। तो इसको हम वर्क देंगे नहीं, वर्क लेंगे। अतः हम बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे इफ़िशियंसी की बात करें, तो इफ़िशियंसी हो जाएगा आउटपुट अपान इनपुट होता है, आउटपुट अपान इनपुट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज आउटपुट हमारा क्या मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर W वर्क मिल रहा है, राइट। इनपुट क्या मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर हमारी इनपुट तो Q1 है, सिलेंडर के अंदर से Q1 हीट जा रही है, जो वर्क कर रहा है, तो हम बोलेंगे Q1 है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग चाहो तो इसे नोट कर सकते हो अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे? इनमें रिलेशन को देखेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियरली समझ गए होंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशन क्रिएट किए थे, उन इक्वेशन को मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 था हमारा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q1 अपान W, सॉरी दैट वाज Q2 अपान W। अगेन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के बाद हमारा हीट पंप था, दैट वाज Q1 अपान W। एंड लास्ट में हमारा मिला था COP ऑफ इफिशियंसी W अपान
Q1. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 3 इक्वेशन क्रिएट किए थे। तो अगर हम बात करते हैं दैट इज़ Q1, दैट इज़ Q2 एंड दैट इज़, मैंने रिलेट कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इक्वेशन अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दें तो एक रिलेशन हमें मिल सकता है। तो यहाँ लिखता हूँ समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से, तो क्या मिलेगा, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू क्या आएगा। आप बोलोगे सर Q1 अपन W माइनस Q2 अपन W, तो यहाँ से आ जाएगा दैट सेम टर्म उतर जाएगा नीचे, COP अपन रेफ्रिजरेटर, सॉरी COP अपन हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू, LCM लेंगे, W सेम होगा, Q1 माइनस Q2 अपन W। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें पता था, अभी हमने एक सिस्टम बनाया था, सिस्टम में हमने एक रिलेशन देखा था, और रिलेशन क्या था, वो रिलेशन में लिख देता हूँ, चूँकि यहाँ पे मैं फिगर को ड्रा कर देता हूँ, दिस W वाज वर्क इनपुट, दिस वाज Q1 एंड दिस वाज Q2। तो एंट्री क्या हो रही है, W और Q1 की हो रही है, तो हम बोल सकते हैं चूँकि Q2 इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने फिगर को उल्टा बना दिया, एरो डायरेक्शन गलत हो गया, रेफ्रिजरेटर के लिए ऊपर था लाइक समथिंग। तो इनपुट क्या है, दैट इज़ Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, तो W क्या आएगा, Q1 माइनस Q2। आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर माइनस COP ऑफ, सॉरी यार, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू। अब देखिए जैसे W की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, आंसर हर की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 1। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक रिलेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। अगर मैं यहाँ से थोड़ा और इसको आगे एक्सटेंड कर दूँ तो लिख सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप विल बी 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर समझ आ गया होगा, और रिलेशन याद कर लीजिएगा। हाँ, इसके लिए एक नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट क्या है वो ध्यान रखिएगा। अगर हम COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये ऑलवेज क्या होगा, मोर देन 1 होगा, क्या होगा, मोर देन 1 होगा। लेकिन अगर हम COP ऑफ हीट पंप की बात करें दैट विल बी ऑलवेज मोर देन 2 होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि सपोज कीजिए ऑप्शन में ऐसे दे देगा COP ऑफ हीट पंप विल बी ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन 1, तो हमें लग रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर जाएंगे और लिखेंगे COP ऑफ हीट पंप विल बी ग्रेटर देन 1, लेकिन वो रॉन्ग है। COP ऑफ हीट पंप ऑलवेज क्या होता है, ज़्यादा होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर से, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 उसमें ऐड हो रहा है। इसके बाद से हमने ये देख लिया है, यहाँ तक इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब हम रिलेशन देख लेते हैं। अब देखिए जो हमारी कोएफिशिएंट ऑफ हीट पंप है उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें या हिस्से से रिलेशन ले सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम बोल सकते हैं समीकरण 2 इंटू 3 से, दिस इक्वेशन नंबर थर्ड, तो कर दो मल्टीप्लाई, तो COP ऑफ हीट पंप इंटू एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन दैट इज HE इक्वल टू 1। कैसे 1 होगा, एक बार लिख देते हैं, Q1 अपॉन W इंटू W अपॉन Q1, दिस विल बी कैंसल, दिस विल बी कैंसल। तो यहाँ पे बट आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस इज ओनली फॉर सेम टेम्परेचर रेंज। COP ऑफ हीट पंप इज द रेसिप्रोकल यानी 1/,
हीट इंजन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग चाहो तो इसे पेन पेपर के साथ अगर पढ़ रहे हो तो नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद से हमारा एक लास्ट टॉपिक बच जाता है इस चैप्टर का, वो टॉपिक है कि रेफ्रिजरेशन के मेथड कितने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसको मैं रेज करता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं रेज करता हूँ। बड़े यहाँ पे हमने जो लिखा है ध्यान रखिएगा, दैट इज आर रेफ्रिजरेटर। इसके बाद से हमारा लास्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेशन मेथड, दैट इज रेफ्रिजरेशन मेथड। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रेफ्रिजरेशन मेथड की बात करें तो उस चैप्टर के नाम में ही रेफ्रिजरेशन मेथड इंक्लूड हो जाएगा। पहला आपका हो जाता है आइस रेफ्रिजरेशन। आप लोग बोलोगे सर ये आइस रेफ्रिजरेशन क्या है, ये तो हमने कहीं यूज होते देखा नहीं। बट ध्यान रखिएगा, अगर हम नॉर्मली बेसिस पे याद करें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, आइस रेफ्रिजरेशन को ही यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, आप लोगों को पता होगा अगर मछली वगैरह कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है तो आपको पता होगा मछली के साथ में क्या रखा जाता है, आइस रखा जाता है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं कि वो ख़राब ना हो। तो वहाँ पे हम कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, दैट इज आई रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके बाद से क्या है, दूसरा हो जाएगा वेपर रेफ्रिजरेशन। तीसरा हो जाएगा एयर रेफ्रिजरेशन। चौथा हो जाएगा एयर रेफ्रिजरेशन, दैट इज नथिंग वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर रेफ्रिजरेशन मेथड की बात करें तो 4 हमारे इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेशन मेथड हैं, लाइक एज आइस रेफ्रिजरेशन, वेपर रेफ्रिजरेशन एंड एयर रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। इसके अलावा और भी रेफ्रिजरेशन मेथड्स हैं, जैसे कि कैस्केड रेफ्रिजरेशन मेथड, मिक्सड रेफ्रिजरेशन मेथड, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन मेथड। ये जो हमारे रेफ्रिजरेशन मेथड्स हैं बेसिकली उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन्हीं रेफ्रिजरेशन मेथड के बारे में पढ़ना है। तो आज आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर मीन्स इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और सारे टॉपिक क्लियर्स हो गए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।